डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्पेशल सीरीज़ में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा बेटे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो ये सीरीज़ है, ये होपफुली इंशाल्लाह हम रोज़ाना चार बजे ये सीरीज़ लॉन्च करेंगे। और ये सीरीज़ एक अलग सीरीज़ के तौर पे जो है ना वो आएगी, क्योंकि आपके पेपर जो हैं वो आ रहे हैं अभी। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ बच्चों को टफ़ लग रही थी, जिसकी वजह से मैंने जो है ना वो कोशिश की है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ भी जो है ना वो साथ साथ हम कंटिन्यू करें। अच्छा बेटा, एक नई चीज़ है, वो ये है कि आपके जो चैनल है वहाँ पे मैंने जो है ना पोस्ट्स करना शुरू कर दी हैं MCQs, ताकि आपके MCQs की प्रैक्टिस हो सके। अब रोज़ाना क्या होगा कि आपने MCQs जो है वो 2 बजे से लेके 10 बजे के दरमियान हर 1 घंटे में एक MCQs आपको आता होगा। यानी कि आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं वो MCQs पॉपअप हो रहा होगा। तो वो चलें, एक आपकी साथ साथ प्रैक्टिस होती जाएगी MCQs की। जैसे ही MCQs को आप टिक करेंगे तो अगर तो MCQs आपका ठीक है तो वो फिर ग्रीन हो जाएगा, अगर ठीक नहीं है तो वो फिर जो है वो रेड हो जाएगा। फिर बेटा नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई है, तो होपफुली एक्सप्लेनेशन में इशू ये है कि वो मैक्सिमम हम 500 वर्ड जो है ना वो लेटर ही ऐड कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि वो MCQs की जो एक्सप्लेनेशन है वो शॉर्ट ही कर सकूं, ताकि आपको सही तरीके से टॉपिक समझ आ जाए। तो ये लाजमी तौर पे प्रैक्टिस करनी है आपने। तकरीबन यहाँ पे आपके रेगुलर बेसिस पे 9 MCQs आ रहे होंगे, और दिन के 9 MCQs अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ऑब्वियसली ये 2-3 मंथ्स में जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा MCQs बन जाएंगे। अच्छा बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो सीरीज़ है, इसमें मैंने ये करना है कि आपको बुक से टॉपिक पढ़ा देना है और आगे जो है ना वो चीज़ों को क्वेश्चन आंसर्स की सूरत में एक्सप्लेन कर देना है। यानी क्वेश्चन होगा, नीचे आंसर होगा, यानी इस तरह का मैं आपको जो सैम्पल फार्मेट है वो दूंगा, जिससे क्या होगा कि आपकी तैयारी भी साथ साथ हो जाएगी और बुक के साथ साथ आप कोरिलेट भी कर पाएंगे। टॉपिक हमारे 2 हैं आज। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से आई है, क्या सिनेरियो है इसका। दूसरा है कैटिनेशन। तो ऑर्गेनिक का जो लफ्ज़ है बेटा, पहले उसके ऊपर बहस है कि ऑर्गेनिक का मतलब क्या है, और फिर जो है वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टर्म को देखेंगे, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बहस में जाएंगे। पहले जो है हमारे पास द वर्ड ऑर्गेनिक बेटा लफ्ज़ निकला है ग्रीक वर्ड, ग्रीक लैंग्वेज का एक लफ्ज़ है ऑर्गेनिकोस, जिसका मतलब है ऑर्गन। ऑर्गन का मतलब है कि किसी भी जानदार की बॉडी का कोई हिस्सा। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म का ऑर्गन है, तो इसका ये मतलब है कि ऐसे कंपाउंड जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल हुए हों उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक। कुछ बच्चों ने इसको याद करने के लिए ऑर्गेनिज्म से भी ऑर्गेनिक याद किया हुआ है, लेकिन बेसिकली जो है ना वो ऑर्गेनिकोस का जो लफ्ज़ है वो ओरिजिनल वर्ड है जहाँ से ये ऑर्गेनिक का लफ्ज़ निकला हुआ। अब जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी किया गया, उन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक चीज़ कॉमन थी, और वो चीज़ क्या थी, कार्बन। तो बाद में जो डेफिनेशन निकली है वो डेफिनेशन ये है कि केमिस्ट्री विच डील्स विद द कार्बन, यानी कि कंपाउंड्स हैविंग कार्बन, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन प्रेजेंट है, उन कंपाउंड की केमिस्ट्री को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब वो कंपाउंड फिर क्या कहलाएंगे, वो कंपाउंड कहलाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। तब ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है बेटे, दोज कंपाउंड विच आर कंपोज ऑफ कार्बन एलिमेंट, उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बाकी जो होंगे वो क्या होंगे, बाकी होंगे इनऑर्गेनिक। बाकी कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक। इनका मतलब है जो है वो नहीं के ज़ुमरे में आता है। तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक जो है वो कंपाउंड कहलाते हैं कि जो कार्बन के अलावा बाकी के एलिमेंट को स्टडी करते हैं। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड बेजान चीज़ों से हासिल होते हैं, तो वो कौन सी हैं, रॉक्स से हासिल होते हैं, मिनरल से हासिल होते हैं। तो इनको हम जो है ना वो कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन थी जो पहले की गई थी, बेसिकली बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ कंपाउंड। बाद में पता चला कि कुछ कार्बन के कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि हैं तो कार्बन के कंपाउंड, लेकिन वो इनऑर्गेनिक है। जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है,
कार्बोनेट्स हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को बेटा बाई कार्बोनेट भी कहा जाता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, सायानाइड, सायानेट्स वगैरह, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो अब इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर बाद में फिर एक मॉडिफिकेशन की गई केमिस्ट्री की डेफिनेशन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन में कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच हो और उनके डेरिवेटिव्स अगर बन जाएं तो उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वो मॉडर्न डेफिनेशन मैंने आगे लिखी हुई है कि बाद में जो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई है वो ये है कि केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कार्बन जो है वो बेसिकली एक नॉन मेटल है। आपको पता है कि नॉन मेटल्स कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, मेटल्स जो हैं वो मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं, और इनका आपस में जो है ना वो आयनिक बॉन्ड बनता है, इन जनरल आयनिक या फिर पोलर बॉन्ड बनता है। तो ऑलमोस्ट आयनिक बनता है जब भी नॉन मेटल से आएंगे तो फिर वो पोलर नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट आएगा। जिस तरह हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ मिल जाए तो वो एक पोलैरिटी की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि कोवलेंट बनने के बाद ही एक पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट आता है। तो कार्बन क्या करता है बेटे, कार्बन कोवलेंटली बॉन्डेड होता है दूसरे कार्बन के साथ, और वो फिर आगे कोवलेंटली बॉन्डेड होता है। तो बहुत सारे मिल के जो है ना कंपाउंड ये एक ब्रॉड जो है ना फील्ड बनाते हैं, इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब ऑर्गेनिक का जो पूरी की पूरी जर्नी है ये दो कॉन्सेप्ट्स के इर्द गिर्द जो है ना वो घूमती है। पहला कॉन्सेप्ट है बेटा जिसे हम कहते हैं वाइटलिज्म। पहला कॉन्सेप्ट है वाइटलिज्म। अब वाइटलिज्म क्या क्या कहता है, और दूसरा कॉन्सेप्ट है बेटा आइसोमरिज्म। यानी कि वाइटलिज्म जब ख़त्म हुआ तो फिर नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ आइसोमरिज्म का। आइसोमरिज्म पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैप्टर का हिस्सा है, और इस चैप्टर के एंड में इंशाल्लाह मैं आपको वो सारा कुछ चीज़ पढ़ा दूंगा, और वो सिलेबस में भी है। अब ये यहाँ बड़ी कन्फ्यूजन फेडरल बोर्ड ने क्रिएट की हुई है कि चैप्टर 15 का जो आईएसएमआर है वो सिलेबस में शामिल है, चैप्टर 16 में जो आईएसएमआर है वो सिलेबस में शामिल नहीं है। तो ये थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। तो वाइटलिज्म बेसिकली किस चीज़ पे बेस करती है, वाइटलिज्म ये इस चीज़ पे बेस करती है कि वो कंपाउंड जो कि जानदार से हासिल होते हैं वो कहलाते हैं ऑर्गेनिक। अभी हमने पढ़ा है। तो इसका मतलब है कि जानदारों के दरमियान या जानदारों के पास कोई मिस्टीरियस फोर्स है जिसको वाइटल फोर्स कहते हैं। उस वाइटल फोर्स की वजह से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। तो बहुत अरसे तक ये कॉन्सेप्ट डेवलप रहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम खुद नहीं बना सकते, ये मतलब लेबॉरेटरी में सेंसाइज नहीं कर सकते, ये नेचुरली बनते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से। जब ये बिलीव स्ट्रांग होता गया, लोगों ने ट्राई करना छोड़ दिया, बनाना ही छोड़ दिया। तो ये जो कॉन्सेप्ट था इसको कहते थे वाइटलिज्म का कॉन्सेप्ट। और किसने दिया था जी, जोहान जैकोब बर्जेलियस ने दिया था। और उसने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना वो लिविंग थिंग से जनरेट होते हैं, और ये लिविंग थिंग से ही बनाए जा सकते हैं, ओनली फ्रॉम लिविंग मैटर। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को बेटा कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। कई दफ़ा वो आपसे एग्जामिनर वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो एक ऐसी थ्योरी थी जो कि जोहान जैकोब बर्जेलियस ने ही पेश की थी, या आप कहेंगे उसके दौर में थी। और उसके दौर में ये था कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है, इस वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वाइटल फोर्स होती है, जिसको बेटा आजकल हम जो है ना वो अभी अपनी उर्दू में रूह कहते हैं कि हर इंसान और जानदार इशा के दरमियान रूह है, तो वो उसको क्रिएट करती है, नेचुरल फोर्स है। तो यूरिया फॉर एग्जांपल मिसाल ले लें कि यूरिया जो है वो इंसान या जानवरों के यूरिन में होता है, और वो कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ऐसा नहीं है जिसको इससे बन सके। तो बाद में जर्मन केमिस्ट था फ्रेडरिक वोलर। तो फ्रेडरिक वोलर ने किया क्या कि वो ये क्या कर रहा था कि अमोनियम सायानेट को हीट कर रहा था। अब अमोनियम सायानेट को जैसे उसने हीट किया तो हीट करने से उसे एक ऐसा केमिकल मिला जो कि ऑर्गेनिक है, जिसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी यूरिया की तरह है। तो पहले तो उसने जो है ना वो उस मिक्सचर में से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसको सेपरेट किया और उसको स्टडी किया, तो पता लगा कि ये क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे जो वाइटलिज्म थी, वाइटल फोर्स थ्योरी थी, वो चैलेंज हो गई
कि भाई ये अगर वाइटल फोर्स थ्योरी ठीक है तो फिर ये यूरिया कैसे बने। तो फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है, एक मिनरल से हासिल होने वाले केमिकल से हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होने वाले केमिकल को कैसे सेंसाइज कर सकते हैं। तो उसने बाद में ये सारा का सारा सिनेरियो किया। तो बेसिकली जो स्टार्टिंग पॉइंट था ना, यानी कि आइस जो ब्रेक की थी इसने, वो बेसिकली फ्रेडरिक वॉलर ने की थी। यानी कि फ़र्स्ट एवर केमिकल सिंथेसाइज कौन सा था, वो यूरिया था। ये जो ऑर्गेनिक लिखा हुआ नीचे NH2CO NH2 बेसिकली ये क्या है बेटे, ये यूरिया का फार्मूला है। तो यूरिया क्या था, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि सिंथेसाइज किया गया। अब सवाल किस तरह आता है बेटे, तो सवाल बड़े मुख्तलिफ एंगल से होके आता है। एक सवाल ये आता है कि फ्रेडरिक वॉलर ने जो है वो कैसे सिंथेसाइज किया था। फिर वो ये पूछते हैं कि किसने जो है वो इस थ्योरी को रिजेक्ट किया था। ठीक है, बाकी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है ये ऑलमोस्ट वही इन्फॉर्मेशन है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, सिवाय इसके कि अब वाइटलिज्म तो गई, अब किस चीज़ का कॉन्सेप्ट आया, तो अब आया कॉन्सेप्ट आइसोमरिज्म का। तो फ्रेडरिक वॉलर ने बेसिकली जो कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमरिज्म है वो पेश किया था। अब आइसोमरिज्म क्या थी कि अगर आप गौर से देखें तो अमोनियम सायानेट और यूरिया के अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बेटा, 1, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 1, नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं बेटा, 2, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या हो, सेम केमिकल फार्मूला हो, यानी कि इसको केमिकल की बजाय हम मालिकुलर फार्मूला कह लें, वो आगे मैं पढ़ाऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में आपको, और उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उनको हम क्या कहते हैं बेटे, उनको हम कहते हैं आइसोमर्स। तो आइसोमरिज्म का कॉन्सेप्ट इसने पेश किया था। ये आगे पूरी डिटेल में एक लेक्चर है, वहाँ पे भी जाके इंशाल्लाह हम इसको डिटेल से देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो इसके अंदर बनता है वही बनता है कि व्हाट इज़ मेंट बाय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वो बेटा पहले तो आप ये लिखेंगे कि ये क्या है, एक ग्रीक लफ्ज़ है जहाँ से ये निकला हुआ है, और केमिस्ट्री डील विद द कार्बन कंपाउंड ऑफ कार्बन। फिर इसके बाद मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने मेंशन कर दिया, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। दूसरा सवाल बेटा बनता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दरमियान आप डिफरेंस बयान करें। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो कार्बन के एलिमेंट से बनते हैं, और ये पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं, जल्दी जल जाते हैं, इनफ्लेमेबल होते हैं, और फटाफट आग पकड़ लेते हैं, जिस तरह एस्टिक एसिड, अल्कोहल और मीथेन है। मीथेन आपको पता है कि एक नेचुरल गैस के अंदर 80 to 85% ये होती है। फिर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड एलिमेंट से बने होते हैं जो कार्बन के अलावा होते हैं, आयनिक और पोलर होते हैं, पानी में हल हो जाते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, टेबल सॉल्ट, मार्बल, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह। तो एटलीस्ट आपने 4 पॉइंट ऐड करने हैं, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है। अगेन बेटा वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, किसने इसको रिजेक्ट किया, वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में डिटेल लिखी हुई है यहाँ पे, और किसने इसको रिजेक्ट किया, फ्रेडरिक वॉलर ने किया था, और वो भी यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ। अब चलते हैं बेटे नए कॉन्सेप्ट की तरफ, वो है कैटिनेशन। तो अगेन कैटिनेशन का जो लफ्ज़ है, वर्ड है, उसका मतलब क्या है। तो ये भी ग्रीक वर्ड है कैटिना, वहाँ से निकला हुआ है, और जिसका मतलब होता है चेन। तो यानी कि एक कार्बन एटम क्या करता है, कार्बन एटम लॉन्ग चेन बनाता है, रिंग्स बनाता है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन। द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स और रिंग्स इज कॉल्ड कैटिनेशन। देयर आर सम अदर एलिमेंट जो कि ये काम कर सकते हैं। कौन कौन से, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है। बच्चे कार्बन की जो है वो कैटिनेशन पढ़ जाते हैं, बाकी 2 एलिमेंट को नहीं देखते कि वो और कौन से एलिमेंट ये काम करते हैं। तो बेटा सिलिकॉन और सल्फ़र, सिलिकॉन Si और सल्फ़र जो हैं, ये 2 ऐसे केमिकल्स हैं जो कि सिलिकॉन और सल्फ़र ऐसे एलिमेंट हैं जो कि कैटिनेशन जो है ना कुछ लिमिटेड एक्सटेंट तक करते हैं। जिस तरह SiO2 के अंदर अगर आप देखें तो वो एक बड़ा जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाता है सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ। तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को ये शो कर रहे होते हैं। सल्फ़र भी S8 की सूरत में जो है ना वो एग्जिस्ट करता है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ कैटिनेशन क्या है बेटा। अब कार्बन की कैटिनेशन से फ़ायदा क्या हुआ है,
तो कार्बन की कैटिनेशन से क्या हुआ है कि ये सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ मालिक्यूल्स बनना शुरू हो गए। ये काइनेटिकली स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाता है। इसकी वजह से क्या होता है बेटे कि अटैचमेंट ऑफ कार्बन जो है ना वो दूसरे एलिमेंट के साथ ज़्यादा हो जाती है। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि इम्पोर्टेंस ऑफ कैटिनेशन क्या है, तो ये 3 पॉइंट इम्पोर्टेंस नहीं, ये 3 पॉइंट रीज़न हैं इसकी कैटिनेशन करने के। रीज़न जो है वो तो मैंने एक्सप्लेन कर ली। इंपॉर्टेंस यहाँ नीचे मेंशन है कि कार्बन एटम कैटिनेशन शो करता है बिकॉज ऑफ इट्स टेंडेंसी टू मेक स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड और स्टेबल स्ट्रक्चर बनाता है, जिसकी वजह से जो है ना वो ये इसका स्मॉल साइज़ है और मल्टीपल बॉन्ड बनाने की सलाहियत, जिसकी वजह से कैटिनेशन शो करता है। तो अगर आप इसको लिखें तो कैटिनेशन जब भी आपके आएगी, और ये अक्सर पेपर में आ जाती होती है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट जो है ना वो प्रॉपर्टी है जो आपने पेपर में लिख के आनी है। तो कैटिनेशन क्या होता है, ये तो सिंपल है, लेकिन जब भी आपसे पूछेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कैटिनेशन, तो फिर वो जो आखिरी पैराग्राफ मैंने पढ़ाया है कि कार्बन शो कैटिनेशन बिकॉज इट टेंड्स टू मेक स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड, स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू स्मॉल साइज, presence of multiple bonds, attachment of atom other than carbon, hydrogen or isomerism are the reason behind the existence of such large number of organic molecule. Moreover, kinetic stability भी एक important role play करती है। तो उन्हीं पॉइंट्स को मैंने मज़ीद एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ तक बेटा लेक्चर 1 जो है हमारा कंप्लीट होता है। सब सब्सक्राइब आप लोगों ने किया हुआ है, मज़ीद भी अगर दोस्तों से शेयर कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, उनके लिए भी और आपके लिए भी जो है ना वो एक हेल्पफुल साबित हुई होगी वीडियो। क्वेश्चंस लाजमी तौर पे कमेंट्स करें ताकि मुझे पता लगे कि आप साथ साथ चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं।